हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। आज हमारी हिस्ट्री यानी इतिहास की दूसरी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इतिहास है क्या, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी, इतिहास को किन किन काल में किन किन समय में बांटा गया। तो हमने बांटा था किस तरीके से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, फिर आजादी के बाद भारत। तो हमारा जो पहला टॉपिक था प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर्स को ओपन करने से पहले हमारा जो टॉपिक बनता है कि इतिहास का पता कैसे चलता है। तो हमने पहले भी बताया था और फिर भी बता रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, ऐतिहासिक स्रोत मतलब भाई जो हमारे पुराने स्रोत मिले हैं, खुदाई से मिले हो, चाहे वो किताब मिले हो, चाहे मूर्ति मिले हो, चाहे सिक्का मिले हो, चाहे बर्तन मिले हो, किसी भी आधार पर जो हमें पुराने इतिहास से मिला, हमारे अतीत में जो भी खुदाई करने से जो कुछ भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर ही हम इतिहास के बारे में बता पाते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था। तो पहले हमने बांटा ऐतिहासिक स्रोत को दो भागों में, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हुआ वैदिक स्रोत या धार्मिक स्रोत, धार्मिक या वैदिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या थी, ये जो लोग थे वो साइंटिस्ट वाले नेचर के थे। ये लोग खुदाई करते थे और उसके बाद वस्तुओं को निकालते थे, उसमें कार्बन C14 डेटिंग विधि से उसका समय पता करते थे, और उसके बाद कहते थे कि नहीं, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ होगा, और इसके आधार पे हमारा इतिहास बनता है। और ये जो है धार्मिक और वैदिक स्रोत, ये पुस्तकों के, तो ये पुरातत्व विभाग वाले जितने लोग होते थे, ये साइंटिस्ट वाले नेचर के थे। ये मिले गए एविडेंस, हमें जितनी चीजें हमें जमीन के उत्खनन से प्राप्त हुई, टीलों को खोदने के बाद हमें मिला, उनके आधार पे इतिहास को बताते थे। और ये जो लोग थे वो पुस्तकों के आधार पर, ग्रंथ के आधार पर, धार्मिक या वैदिक ग्रंथों के आधार पर, किताबों के आधार पर इतिहास को बताते थे। तो अब ये पुरातात्विक स्रोत प्राप्त कहाँ से हुए, तो अधिकांशतः जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, टीलों से मिले हैं। जो हमारा टीला होता है, टीला को इंग्लिश में माउंड कहते हैं। अब ये टीला क्या होता है, जमीन की सतह पे उभरा हुआ भाग टीला कहलाता है। अभी उभरा हुआ भाग टीला कैसे हुआ, पहले राजमहल हुआ करते थे, बड़े बड़ी जगह हुआ करती थी। समय के साथ भूकंप, परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो जमीन के अंदर धंसते चले गए, दबते चले गए, और उनके ऊपर मिट्टी, धूल, कण इतना जम गया कि अब वो उन्होंने टीले का रूप ले लिया। यानी जमीन तो थी, लेकिन जमीन से ऊपर, जैसे पहाड़ हमारे होते हैं ना, वैसे वो भी हुआ करता था, लेकिन पहाड़ हमारा पत्थर का होता है, वो मिट्टी की तरीके से हुआ करता था, और उभरा हुआ स्थल हुआ करता था। तो इसे इन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे पहले एक महल रहा होगा या कोई बस्ती रही होगी। उसके बाद वो उन पे खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जमीन में से मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ सिक्के मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, मृदभांड मिलते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें मिलती हैं जिनके आधार पर इन्होंने पुरातात्विक स्रोत कहा है इनको। और इसके आधार पर हमारे इतिहास की वर्णन किया गया या बताया गया कि हमारा इतिहास ऐसा रहा। तो समझते हैं कि हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में बेसिकली क्या क्या चीजें मिली हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सिक्के। सिक्कों का प्रचलन बहुत पहले से हो रहा है। आज हम लोग सिक्के देखते हैं, सिक्के हमारे बहुत पहले समय से चल रहे हैं। उसके बाद जो हमें चीजें मिली वो हमें मिले अभिलेख। अभिलेख क्या है, अभिलेख किसी भी राजा द्वारा, किसी बड़े पद के व्यक्ति द्वारा कठोर सतहों पर, जैसे पत्थर हो गया, स्तंभ हो गया, या पहाड़ हो गया, ऐसी बहुत सी चीजें जो कठोर हों, उनके ऊपर खुदवाया गया उनका संदेश होता है, जिसे हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। अशोक के अभिलेख से, बहुत से राजाओं के या फिर सम्राट के अभिलेख आज भी हमें मिलते हैं। तो उन अभिलेख में जो कुछ बातें लिखी गई थी, कुछ पढ़ी गई, कुछ नहीं पढ़ी गई, और उनके आधार पर इन्होंने पुरातात्विक स्रोत में बांट दिया। फिर क्या मिले हमें, मृदभांड मिले। मृदभांड क्या है, मिट्टी के बर्तन, काले बर्तन, पीले बर्तन, कई तरीके के बर्तन मिले। बर्तन के बाद क्या मिली, मूर्तियां मिली। कौन से देवता की मूर्ति है, मान लीजिए कहीं खुदाई कर रहे हैं, वहां पे हमें शंकर जी की मूर्ति निकल गई, तो हम क्या कहेंगे कि शंकर जी की लोग पूजा करते थे। तो मूर्तियों के आधार पे हमें संस्कृति के बारे में पता चला। इसके अलावा हमें स्मारक मिले। स्मारक बहुत सी चीजें होती हैं,
जो स्मृति के रूप में बना दिया था, किसी की स्मृति के लिए कोई चीज बना दी गई तो स्मारक कहलाती है। तो ये कुछ चीजें जो हमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मिली हैं। और वैदिक में हमें जैसे रामायण महाभारत ग्रंथ है, गीता है, सारी चीजें मिली हैं। कुछ हमारे ऐतिहासिक पुरातात्विक लोग थे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, तो उनके आधार पर हमें वैदिक स्रोत या धार्मिक स्रोत मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो हमारा पुरातात्विक स्रोत में पहला टॉपिक है सिक्के, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टीले को समझ लिया। टीला क्या था? टीला जमीन से ऊपर उभरा हुआ सतह हुआ करता था, जिसकी खुदाई करने के बाद, उत्खनन करने के बाद वहां से कुछ चीजें हमें प्राप्त होती थी और पुरातत्व वाले उसको इतिहास का आधार बता देते थे। इसके बाद क्या चीज हुई? जो इन टीलों में से मिली कि जितनी भी साक्ष्य मिले, इन साक्ष्यों का अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन करना। टीलों की खुदाई के बाद जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्य के आधार पर जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसे हमेशा पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो ये एक बेसिक सी डिफिनीशन है आर्कियोलॉजी। ये क्या है? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। अब हमें कहां से क्या मिला है? अगर पश्चिमोत्तर भारत की बात कर ली जाए, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम और उत्तर की दिशा दोनों से मिलाकर के बना है पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत के नीचे जब टीलों की खुदाई हुई तो हमें ऐसे बस्तियां मिली जो 2500 ईस्वी पूर्व की थी। तो वहां से हमें मृदभांड मिले, महापाषाण मिले। महापाषाण क्या होते हैं? एक वर्ड आता है महापाषाण। महापाषाण, अब ये महापाषाण को इंग्लिश में मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ होता क्या है? जो दक्षिण भारत के लोग हुआ करते थे, दक्षिण भारत के लोग जब किसी की मृत्यु होती थी उनके परिवार में, तो वो कब्र दफनाते थे, उन्हें कब्र में दफनाते थे। कब्र में उनके खाने पीने की बहुत सी चीजें सुविधाओं के लिए रख दिया जाता था। और इसके साथ ही साथ उनकी कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, ताकि ये पहचान आ सके कि ये कब्र किसकी है। तो उनकी कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, और इन बड़े बड़े पत्थरों को ही क्या कहा गया? महापाषाण। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। तो इन कब्र के चारों तरफ जो बड़े बड़े पत्थर हमें मिले हैं, उन पत्थरों को क्या कहा गया? महापाषाण कहा गया। ठीक है, तो अब आते हैं सिक्कों की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक है सिक्का। सिक्के का बहुत ज्यादा ही प्रश्न उठते हैं कि शीशे के सिक्के किस युग के में मिले हैं, या फिर कांच के सिक्के कब मिले हैं। मतलब शीशे को ही कांच कहा जाता है। सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए, लेख किस शासक ने लिखवाया सिक्कों के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, या फिर सिक्कों के अध्ययन को कहा क्या जाता है, सबसे ज्यादा किस काल के सिक्के मिले हैं। बहुत से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। आहत या पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो ये तो क्लियर है कि हमें 10 सिक्के मिले होंगे, एक शीशे का, एक कांसे का, एक सोने का, एक अलग अलग धातुओं का मिला है हमें सिक्का। तो कैसे पता चला कि ये वाला सिक्का इस शासक का है, ये वाला सिक्का इस शासक का है, ये पुराना है और ये नया है, कैसे पता चला? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि होती है, एक नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्या है? किसी भी सजीव या किसी वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा में, जैसे कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं या जो भी वस्तुएं मिलती हैं हमें, उनमें कार्बन 40 विद्यमान है। ये केमिकल है जो कार्बन 14 होता है, वो विद्यमान होता है, और समय के साथ इसमें कमी आती जाती है। तो उस आई कमी को माप करके ही ये बताया जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, किस काल से संबंधित है, ये सिक्के कितने पुराने हैं, किस काल से संबंधित है। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से ही पता चलता है। ठीक है, तो अब आते हैं सिक्कों के ऊपर। सिक्के हमारा टॉपिक है, सिक्के। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को, अगर हम सिक्कों के बारे में डीप में पढ़ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को ही मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन लिख दिया गया है, कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को
मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अब सिक्के किस धातु से बने हैं, कितने पुराने हैं, उसके काल का अध्ययन करके हमें सिक्कों कैसे हमें भी इतिहास का पता चलता है। यानी सिक्कों का अगर हम अध्ययन करें तो किसके बारे में पता चलेगा, अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद एक बात आती है कि पंचमार्क या आहत सिक्के क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, आज भी आप सिक्के देखते हो तो उस पर सन लिखा होता है 1999 या कुछ भी, किसी राजा का नाम लिखा हो सकता है, किसी देश का नाम लिखा हो सकता है, बहुत चीजें लिखी होती हैं। तो एक पॉइंट और है, पहले उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि सिक्कों पे जो लेख लिखे गए, सिक्कों पर तिथि और लेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी। जो सिक्कों पे आज तारीख लिखी जाती है, कुछ भी लिखा जाता है, ये लिखने की परंपरा यूनानी शासकों ने शुरू की थी। परंपरा यूनानी शासकों ने शुरू की थी। यूनान के जो शासक हुए, उन यूनानी शासकों ने सिक्कों पे डेट लिखवाना शुरू किया और भी लेख लिखवाना शुरू किया, शासकों ने प्रारंभ की। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारा बीच में टॉपिक जो था पिछला, पंचमार्क या आहत सिक्के। तो ठीक है, सिक्कों पर तिथि भी हो सकती है, कोई लेख भी हो सकता है, देवताओं की मूर्तियां भी हो सकती हैं, किसी व्यक्ति की मूर्ति भी हो सकती है। ऐसे सिक्के जिसपे तिथि भी ना हो, कोई लेख भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मूर्तियां बनी हो, किसी भी देवता की हो सकती है, जैसे किसी देवता की मूर्ति बनी हुई है, कुछ भी डेट तारीख या कोई लेख लिखा नहीं गया है। तो जिन सिक्कों पे कोई भी तिथि या लेख नहीं लिखा गया था, सिवाय सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बनी हुई थी, आकृतियां बनी हुई थी, वही सिक्के क्या कहलाए, पंचमार्क या आहत सिक्के। जिन सिक्कों पर आकृति के अलावा और कुछ लिखा ना हो, आकृति के अलावा और कुछ ना हो, कोई तिथि नहीं होगी, कोई लेख नहीं होगा, कुछ ना हो। बात समझ में आ रही है। वो सिक्के जिन पे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बनी हो, तिथि भी ना हो, लेख भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं आहत सिक्के। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में उत्खनन से, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, उत्खनन से तांबे के, शीशे के, सोने के इत्यादि के सर्वाधिक सांचे मिले हैं। सबसे ज्यादा सांचे मिले हैं, यहाँ पे हम सर्वाधिक लिख देते हैं, सर्वाधिक सांचे मिले हैं। सांचा का मतलब समझते हैं आप लोग, जिसमें सिक्के को बनाया जाता है, सांचा कहलाता है, फ्रेम। तो शीशे के, सोने के इत्यादि के सर्वाधिक सांचे मिले हैं। और ये सांचे किसके समय के मिले हैं, ये सर्वाधिक सांचे कुषाण वंश के समय के हैं। कुषाण शासक जो हुए हमारे, कुषाण शासकों के समय के हैं, यानी आरंभ की 3 शताब्दियों के कुषाण शासकों के समय के हैं। और पूछा जाए कि जो हमारे भारत में सांचे मिले हैं सिक्कों के, वो किसके शासन में मिले हैं, तो कुषाण शासक के समय के हैं। इसके बाद अगर कह दिया जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए हैं, यानी पहले सोने के चांदी के भी सिक्के हुए करते थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए हैं, तो मौर्योत्तर वंश। जो मौर्योत्तर काल है ना हमारा, उस मौर्योत्तर काल के ही सबसे ज्यादा सोने के सिक्के हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं। अब किस शासक ने चलाए, इसके बारे में बताना इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि एक इंसान की लाइफ होती है 70 साल और इन सबका जो काल चला है वो 300-400 साल तक चला है। इसलिए ये नहीं कहा गया कि एक इस शासक ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए। ये काल को बताते हैं, समय को बताते हैं, शासक को नहीं बताते। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं। उसके बाद अगर कह दिया जाए कि गुप्त शासक जो थे हमारे, सर्वाधिक सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल के थे, और गुप्त काल के शासक, गुप्त काल के शासक, यहाँ पे समझ ली एक मिस्टेक हो चुकी है। सर्वाधिक सिक्कों की बात की जाए अगर, जो मौर्योत्तर काल के सिक्के हुआ करते थे वो सोने के भी हुए, चांदी के भी हुए, तो जो सर्वाधिक सिक्के थे वो मौर्योत्तर काल के हैं। और गुप्त काल के शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं।
सिक्के कई प्रकार के हैं, समझ लिया। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? गुप्तकालीन शासकों ने, गुप्त काल के शासकों ने सिक्के चलाए हैं। इसके बाद क्या दिया जाए? शीशे के सिक्कों की बात। तो सर्वाधिक क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा। शीशे के सिक्के किस शासक ने चलाए या किसके काल के हैं? सर्वाधिक शीशे के सिक्के सातवाहन वंश का नाम सुना होगा कभी? सातवाहन, और नहीं सुना होगा तो आगे चल लेंगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा हमें। सातवाहन वंश के समय के हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कुछ सिक्कों से रिलेटेड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी। सिक्के हमारे सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं, कांसे के भी हो सकते हैं, या किसी अन्य धातु के भी हो सकते हैं। तो सिक्कों से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्टिक्स के तहत कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? जिनपे सिर्फ आकृतियां होती है, कोई लेख नहीं होता। सिक्कों पर तिथि और लेख चलाने लिखने की परंपरा किसने शुरू की? यूनानी शासकों ने शुरू की। भारत में उत्खनन करने से चांदी, तांबे, शीशे और सोने इत्यादि के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। वो किस शासक के समय के हैं? कुषाण शासक के समय के हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। यानी कि भारत में जो सबसे ज्यादा सिक्के कब बने? तो मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के की बात कर ली जाएगी, अगर सिक्कों की बात की जाए तो मौर्योत्तर काल, सोने के सिक्के की बात किया तो गुप्त काल, और शीशे के सिक्के की बात की जाएगी तो सातवाहन वंश की बात कर ली जाएगी। और अगर सांचों की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ सांचों की बात की जाए तो फिर किसकी बात की जाएगी? कुषाण शासकों की, कि जो सांचे बने सिक्के के वो कुषाण शासकों के समय के थे। तो आज हमने जाना सिक्कों के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अभिलेख। अगले क्लास में हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।